हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नीलोफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा लेता। आज हम बात करेंगे डीएसएसबी के एग्ज़ाम के बाद के क्या प्रोसीजर रहते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों के मेरे पास मेल्स आए थे और काफ़ी बच्चे मेरे से पूछते रहते हैं कि मैम हमारा इसका एग्ज़ाम था, इसका रिज़ल्ट कब आएगा, या फिर हमारी आंसर की कब तक आएगी, या फिर जो भी आपके डाउट्स होते हैं उन सब के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे और कोशिश यही करेंगे कि आपके सारे डाउट्स फुलफ़िल किए जा सके। लेकिन अगर कुछ रह जाता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करें, ये सारा जो प्रोसीजर होगा, ये सारा प्रोसीजर मैं आपको एग्ज़ाम होने के बाद का बता रही हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले के प्रोसीजर को मैं काफ़ी बार डिफ़ाइन कर चुकी हूँ। लेकिन अब एग्ज़ाम हो गया है, एग्ज़ाम होने के बाद क्या क्या प्रोसीजर होता है और कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, इसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले एग्ज़ाम आपका होने के विद इन 7 to 10 डेज़ के बाद आपकी आंसर की आ जाती है। आंसर की आने के बाद वो 10 दिन तक आप ऑब्जेक्शन फॉर्म होता है, जिसमें कि कई आंसर की गलत होती हैं, वो फिल करना होता है। ठीक है, तो जैसे कई बच्चों की लगता है कि उनकी आंसर की मतलब उनका आंसर सही है और बोर्ड ने आंसर गलत दे रखा है, तो उसको लेकर आप ऑब्जेक्शन फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, पहली चीज़ तो वो आपका होता है 10-12 दिन तक आपका प्रोसीजर वो चलता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका, वो जब हो गया, वो आंसर की आ गई, फर्स्ट आंसर की आने के बाद दूसरी आंसर की आती है आपकी लगभग 30 to 14 डेज़ के लगभग आ जाती है। उसमें आपकी फाइनल आंसर की होती है, जिसमें कि बोर्ड अगर उसने कोई गलती की होती है, कई आंसर कुछ गलत किए होते हैं, तो उसमें वो क्लियर कर देते हैं कि ये आंसर गलत है, और जो बोर्ड की तरफ से जो क्वेश्चंस गलत होते हैं उसके मार्क्स सबको मिलते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा कि जो आंसर की गलत दी है अगर बोर्ड ने, या क्वेश्चन गलत है, तो उसके या तो बोर्ड सबको उसके मार्क्स देगा, या फिर आपके अगर जैसे कि हिंदी में मान लो, हिंदी में कोई एक क्वेश्चन गलत आया, तो उस क्वेश्चन के लिए बोर्ड ने या तो वो उस क्वेश्चन के सबको एक एक नंबर दे देगा, या फिर वो 19 में से काउंट होगा। अब ये डिपेंड करता है आपके कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने गलत हैं। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसके बाद आपकी आती है फाइनल आंसर की। फाइनल आंसर की जो कि बोर्ड ऑब्जेक्शन जो होता है उसके बाद जो आंसर की करता है, फाइनल आंसर की होती है। उसके बाद आपका रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने के बाद विद इन मतलब रिजल्ट आने के बाद आपका मेरिट लिस्ट आती है। ये आपकी लगभग 30 to 15 डेज अप्रॉक्सीमेट आपकी मेरिट लिस्ट आ जाती है। मेरिट लिस्ट में आपका आने के बाद का क्या प्रोसीजर होता है वो जान लीजिए। जैसे मेरिट लिस्ट आपकी गई 110, ठीक है, अब आपकी 110 मेरिट लिस्ट गई। अब जिन बच्चों के रिजल्ट के अकॉर्डिंग 110 के से ऊपर जितने के भी आंसर बन रहे होंगे, उनसे मांगा जाएगा ई डोजियर। ई डोजियर मतलब कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हें आपको ऑनलाइन अपलोड करना होता है। ठीक है, पहली चीज़। फिर उसे जब आप ई डोजियर फिल कर देते हो, ई डोजियर फिल करने के बाद आपका प्रोसीजर शुरू होता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का। अब जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो जाते हैं, उसके बाद का क्या प्रोसीजर होता है। देखिए, जो फर्स्ट मेरिट आती है उसमें जो आपकी मेरिट होती है वो थोड़ी सी लो रहती है एज़ कंपैरिजन टू फाइनल मेरिट लिस्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें ना जब ई डोजियर बच्चे भरते हैं, उसके बाद ई डोजियर भरने के बाद कई बच्चों को रिजेक्ट किया जाता है। अब जैसे वो बच्चे कौन हो सकते हैं, जैसे कि कई बच्चों के कुछ डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है, कई बच्चों के कुछ डिग्री में कोई प्रॉब्लम है, या फिर सीटेट के सर्टिफिकेट में कोई प्रॉब्लम है। इन सब चीज़ों को लेकर मतलब कुछ बच्चों को रिजेक्ट किया जाता है। अब जब वो तो 3% बच्चों को मतलब जैसे एक सीट के लिए 3 बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा बच्चों को यहाँ सिलेक्शन में मतलब रखा जाता है। उसके बाद आपको ई डोजियर फिल करना होता है। ई डोजियर के बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आती है। जिन बच्चों को रिजेक्ट करना होता है वो वहीं से ही रिजेक्ट हो जाते हैं। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो, मतलब जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे ठीक ठाक होते हैं, उन्हें यहाँ सिलेक्ट कर लिया जाता है। अब जो फाइनल मेरिट लिस्ट आती है आपकी, वो थोड़ी सी हाई होती है एज़ कंपेरिजन टू जो पहले आंसर की आई होती है। ज़्यादा फर्क नहीं होता, डिपेंड करता है सीटों पर। ठीक है, सीटों पर और कैंडिडेट पे। जैसे कि अगर सीटें ज़्यादा हैं तो ज़्यादा का फ़र्क नहीं आएगा, 10-12 नंबर का फ़र्क आता है। लेकिन सीटें कम हैं तो थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, 15-20 मार्क्स का भी फ़र्क आपको देखने को मिल सकता है। डिपेंड करता है आपकी सीटें कितनी हैं। ठीक है, यहाँ तक सारा प्रोसीजर आपको समझ आ गया।
अब यहाँ इसके बाद जब फाइनल आंसर की वो फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी आ जाती है, उसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद का क्या प्रोसीजर होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद आपका होता है फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है, जो डॉक्यूमेंट्स आपने ऑनलाइन अपलोड किए थे अब वो फिजिकली वेरीफाइड होते हैं DSSB के ऑफिस में। अब यहाँ पर ले जाके आपको वेरीफाइड कराने होते हैं डॉक्यूमेंट्स अपने। उसके बाद आपका सारे डॉक्यूमेंट्स अगर ठीक ठाक हैं, फिर उसके बाद आपका होता है मेडिकल। मेडिकल ज़्यादा कोई हाई फाई मेडिकल नहीं होता, नॉर्मल सा मेडिकल होता है। इसमें आपको मेडिकल जब आपका, फिर उसके बाद मेडिकल होता है। मेडिकल का अगर जानना है तो आई बटन में क्लिक कीजिएगा, आई बटन में आपको मेडिकल का प्रोसीजर मिल जाएगा, मतलब कौन कौन से टेस्ट होते हैं इसमें मैंने बता रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका जॉइनिंग लेटर। फाइनली जॉइनिंग लेटर आ जाता है, जो कि हर बच्चा मतलब लास्ट डे उसके लिए वही एक अचीवमेंट वाला डे होता है। फिर आपके हाथ में आपका जॉइनिंग लेटर आ जाता है मेडिकल के बाद। मेडिकल के बाद जब आपका जॉइनिंग लेटर आपके पास आ गया, उसके बाद भी एक प्रोसीजर होता है, वो होता है आपका पुलिस वेरिफिकेशन का। अभी पुलिस वेरिफिकेशन का जो प्रोसीजर होता है, आपने ज्वाइन कर लिया, ज्वाइनिंग के 6 मंथ तक, मतलब फर्स्ट मंथ टू 6 मंथ आपको अपना पुलिस वेरिफिकेशन कराकर आपको ये सबमिट करना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि जब आपकी ज्वाइनिंग हो गई, ज्वाइनिंग के विद इन 6 मंथ, ठीक है, मतलब जो आपकी ज्वाइनिंग से 6 महीने के बीच में आपको अपना पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा। उसके बाद आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक का सारा प्रोसीजर थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है, जहाँ तक मेरा मानना है, जितना कि मैंने चीज़ों को एनालाइज किया है, ज़्यादा से ज़्यादा ये पूरे प्रोसीजर में आपका 6 मंथ तो 1 ईयर लग जाता है, ठीक है। मतलब अगर DSSB बहुत ज़्यादा फास्ट चीज़ें करती है तब की बात बता रही हूँ, लेकिन जहाँ तक अभी तक का रिकॉर्ड रहा है DSSB का, तो वो यही प्रोसीजर, मतलब साल भर में आपका सारा कुछ हो जाता है अगर आपका सिलेक्शन होता है तो, ठीक है। अब यहाँ पर कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो होते हैं अपना इस चीज़ को लेकर कि 40% का क्या क्राइटेरिया है। तो देखिए 40% का ये क्राइटेरिया है कि जब आप एग्ज़ाम देते हो तो आपको 40%, जैसे 100 मार्क्स का अपना जर्नल पेपर होता है, 100 मार्क्स का ही आपका सब्जेक्ट कंसर्न होता है, तो दोनों में ही आपको 40% जर्नल वालों के लिए बता रही हूँ, 40% लाना होता है। फिर उसके बाद जो आपका प्रोसीजर होता है OBC कैंडिडेट के लिए होता है। OBC कैंडिडेट जो होते हैं उनके लिए आपका 35% का क्राइटेरिया होता है। यही ST SC और फिजिकल हैंडीकैप, इनके लिए ये 30% का क्राइटेरिया होता है, यानी कि आपको 100 में से 30% यहाँ लेके आने फर्स्ट पेपर में, 30% आपको सब्जेक्ट कंसर्न में लेके आने, ठीक है। तो ये चीज़, अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 40% क्या। देखिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब 40% का क्राइटेरिया अगर आप दोनों में से एक में नहीं फिल कर पाते, जैसे कि किसी बच्चे के 39 पॉइंट आ जाते हैं पेपर 1 में, और वहीं उसने पेपर वो जो सब्जेक्ट कंसर्न में है उसका 99 मार्क्स मान लो, ठीक है, लेकिन तब भी वो एलिजिबल नहीं होगा आपकी जॉब के लिए, क्योंकि यहाँ क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा एनी हाउ, ठीक है। तो यहाँ पर 40% का पहले जर्नल पेपर में, 40% का आपका सब्जेक्ट कंसर्न में, दोनों में ही आपका 40% का होता है। और देखिए इस चीज़ को मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बच्चे मेरे पास, जो मेरे कई स्टूडेंट्स थे, उनका कई ऐसा भी हुआ है कि बच्चा 39 पॉइंट पे अटका है और उसने सब्जेक्ट कंसर्न में अच्छा स्कोर किया है, बट वो नहीं निकल पाए। क्यों? क्योंकि DSSB वाले अपने थोड़े से स्ट्रिक्ट जो हैं, अपने रूल्स को लेकर काफ़ी स्ट्रिक्ट रहते हैं, ठीक है। तो आपकी कॉपी ही चेक नहीं होगी, ठीक है, इस चीज़ को ज़रूर याद रखिए। और कोशिश यही कीजिए, आपका एग्ज़ाम हो गया, अब थोड़ा सा रिलैक्स माइंड होकर कोशिश कीजिए कि अब आप देखिए एग्ज़ाम हो गया, बैठना नहीं है, जब तक एग्ज़ाम का रिज़ल्ट नहीं आ जाता, आपको कंफर्मेशन ना मिल जाए ना कि आपका सिलेक्शन हो गया है, तब तक आपको बैठना नहीं है, आपको तैयारी करते रहना है। और इंशाल्लाह अगर आप तैयारी करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जॉब ज़रूर मिलेगी। देखिए मेहनत आपकी कभी ख़राब नहीं जाती, आपको कहीं ना कहीं उसका सिला ज़रूर मिलता है। और कोशिश, देखिए मैं मानती हूँ कि चीज़ें एकदम से नहीं होती, थोड़ा थोड़ा करके होती हैं। तो कोशिश यही कीजिए कि जो भी आपके पास है उस चीज़ों से सेटिस्फाइड होने की, और कुछ चीज़ें अगर नहीं भी होती तो उन चीज़ों से सेटिस्फाइड
हुआ करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि चीज़ें कब जाकर कहाँ जाकर आपको बेहतर रूप में मिल जाए। तो यहाँ ये वीडियो हमारी ख़त्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, और कोशिश यही कीजिए कि अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखना है, चाहे सिचुएशन कोई भी हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगर कुछ अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और